ताक में है कि आपकी कोचिंग से, आपके पढ़ाने से उनका करियर बन जाए। तो आप डील करते हो देश के भविष्य से, ये युवा देश का भविष्य है, देश का आने वाला लोकतंत्र युवा ही है। क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं अपने ऊपर? नहीं, सर कहते हैं वो उनका प्रेम है और मैं सिर्फ डायरेक्शन देता हूं। 5 पांडव थे, उसमें से एक आदमी अर्जुन बना। द्रोणाचार्य ने तो सबको सिखाया। तो बेसिकली जो इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं किसी के अंदर, वो उसे आगे बढ़ाती हैं। वो इनहेरेंट क्वालिटी जिसके अंदर होती है, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि वो डायरेक्शन को समझ लेता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी ये है, मैं जो मेन बात कहना चाहता हूं, कि जिस दिन इस देश का 80% लड़का स्टूडेंट इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने लगेगा, उस दिन इस देश की डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स के लिए तालियां हो जाए, थैंक यू सो मच। उसकी एक बड़ी सिंपल सा रीजन है। इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर उठाओगे तो उसमें वर्ड मिलेगा साइबर वर्ल्ड, वर्चुअल रियलिटी, स्टॉक, मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब एक सेंसिबल हेडिंग्स मिलेंगी। और आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाओगे तो अब किसी न्यूज़पेपर में है कि भाई 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। इकोनॉमिक टाइम्स के लिए पढ़ने के लिए एक कम से कम एक स्टैंडर्ड लेवल का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन बाकी सारे न्यूज़पेपर हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत स्टैंडर्ड लेवल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं इस देश के 80% युवाओं को ये सोचने की क्षमता दूं, देखने की क्षमता दूं कि वो कैसे इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे मजबूत बना सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। और आपने बात करी कि कैसे बिजनेस, सोशो पॉलिटिकल समझ होना ज़रूरी है देश के हर आदमी में। तो आपका विचार क्या है, आप मुझे ये बताएं। पॉलिटिक्स और बिजनेस देशवासियों को कितना समझना ज़रूरी है और कितना देशवासियों का रोल होना चाहिए टू बिल्ड द पॉलिटिक्स एंड सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री? हमारी संस्कृति में जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब हमारी संस्कृति, आपने कहा ना पॉलिटी और बिजनेस का कितना बड़ा रोल है। अगर इन 2 रोल को कोई आदमी समझे, पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। अगर गार्जियन अच्छा होगा, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये तीनों कंट्रियां एक साथ पैदा हुई। एंड चाइना इज कंपीटिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी आर नॉट कंपीटिंग बट वी आर स्ट्रगलिंग। हम एक जगह पे पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान के बारे में तो मैं कुछ कहना ही बेकार है। उनका जीडीपी है -2.3। अब चाइना का प्लस पॉइंट क्या था? उनको एक विजनरी लीडर्स मिले, विजनरी माओ जेडोंग। उसको पता था कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा दुश्मन है फ्यूडलिज्म। 5 साल उसने कौन फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह 100 साल इंतजार करेगा कि जितने भी रेवोल्यूशंस हुए मॉडर्न वर्ल्ड में, इन्होंने सबने ओल्ड ऑर्डर को खत्म किया, फ्यूडल ऑर्डर। तभी कैपिटलिस्ट ऑर्डर को प्रमोशन मिला। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, that is the biggest example in the world, eliminating the old order that is feudalism and beginning of the new order that is capitalism. अब 1789 to 1889 फ्रांस को स्टेबल होने में 100 साल लगे। माओ ने कहा इतना टाइम नहीं है मेरे पास, 5 साल। 1949 to 1954 he eliminated feudalism in one go। फिर साहब डेंग जियाओपिंग जैसे लोग आते हैं और आज आप देखो चाइना कहां पे है। तो विजनरी लीडर्स and visionary entrepreneurs make the country great. Example, Britain became the world power because of businessmen and leaders. Japan became the world power, businessmen and leaders. United States of America is a world power, businessmen and leaders. China is a world power, businessmen and leaders. So tomorrow, if India becomes a world power, the key role will be of businessmen and leaders. क्या लगता है, लीडर्स और बिजनेसमैन स्ट्रांग है हमारे भारत में अभी? हमारे भारत में सबसे स्ट्रांग होने की जरूरत है हमारे लीडर्स की। बिजनेसमैन तो बहुत स्ट्रांग है हमारे देश में। बिजनेस करना, लीडर बनना हर आदमी के बस की बात है, पर बिजनेसमैन बनना हर आदमी के बस की बात नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी के जो रूल्स हैं वो आमतौर पर सबको समझ में नहीं आते। पॉलिटी के रूल्स तो लगभग लोगों को समझ में आते हैं। चाणक्य को पढ़ लिया और 48 पावर रूल्स वाली किताब पढ़ ली, पर इकोनॉमी एक डिफरेंट
चीज है। हमारे देश में बिजनेसमैनों की कमी नहीं है, हमारे देश में क्या है, नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्रिएट करने की कमी है। जैसे मैं अपने ही फील्ड में देखता हूं कि हमारा जो यूथ है वो जितना नौकरी की तरफ भाग रहा है, आज इंडिया जो कंट्री है वहां रोजगार के बहुत ऑप्शन है। आप सोचो 1 बिलियन 50 करोड़ लोग, अगर मैं कोई कमोडिटी बनाता हूं जिसके सिर्फ 1 लाख लोग बायर हो जाएं 100 रुपए पे, मतलब हमें, हमारे पास सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? मार्केट। हमारे पास 1 बिलियन 50 करोड़ लोग हैं और मैं कोई कमोडिटी बनाऊं जिसमें सिर्फ 1 लाख लोग मुझसे जुड़ जाएं, 100 रुपीज पर मंथ, तो 1 करोड़ रुपए का बिजनेस मेरा पर मंथ का है। ऐसे कंट्री में जहां पर एटमॉस्फेयर ही है बिजनेस का, ट्रेड का, वहां पे नौकरी को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए जितनी मिलती है। बुरी चीज नहीं है, लेकिन इन सारी बातों के लिए अब आप देखो लंदन में, यूरोप में 17वीं सेंचुरी में जब वो बाहर निकले, कॉलोनीज बनाना शुरू किया, ट्रेड करना शुरू किया, तो सबसे पहला काम इंग्लैंड ने किया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ पेरिस, रॉयल सोसाइटी ऑफ वियना, दिस वाज अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कहां हुआ? वेस्ट में। और ह्यूमन रेस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? टेक्नोलॉजी। कभी हमने फायर खोजा, कभी हमने व्हील खोजा, और फिर जेम्स वॉट से जो कहानी शुरू होती है वो आइंस्टीन से होते हुए आज कहां जा रही है। एंड दिस इज देयर पावर। तो अगर वो रॉयल सोसाइटीज बना सकते हैं, अब जेम्स वॉट को पता है कि अगर R&D में पैसा लगेगा तो देयर इज अ ग्रुप हु विल सपोर्ट मी। अब जब अरब वर्ल्ड के पास पैसा आया, ऑयल का पैसा आया, अगर वो रॉयल सोसाइटी ऑफ बगदाद बना लेते, रॉयल सोसाइटी ऑफ डेमस्कस बना लेते, तो आज वो भी टेक्नोलॉजिकल पावर होते, पर वो मिस कर गए। तो हमें जो जिन कामों पे अब ये सारी चीजें करेगा कौन? लीडरशिप करेगी। पॉलिसी फॉर्मेशन लीडरशिप के हाथ में है। तो अगर हमारे देश के युवा को ये लगे कि भैया हमें भी नोबेल प्राइज पानी, यूरोप में जो यूथ है उसके पास एक ड्रीम है, नोबेल प्राइज एट एनी कॉस्ट। पर हमारे यूपी का लड़का वो तो अखंडानंद त्रिपाठी बनना चाहता है, उसको तो जो है गुड्डू भैया बनना है, उसको चाहिए कि उसके पीछे 10-10 स्कॉर्पियो चल रही है और पिस्टल और AK-47। तो वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर जब तक चेंज नहीं होगा, मतलब एजुकेशन विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच। अब मेन मुद्दा ये हो गया, हमें जो सबसे ज्यादा आज ध्यान देना है दैट इज एजुकेशन। हमारी एजुकेशन चतुर्लिंगम जैसी यूथ पैदा कर रही है, और चतुर्लिंगम जैसी यूथ चमत्कार को बलात्कार में कन्वर्ट करेगी। हमारी एजुकेशन को रैंचो जैसी लॉबी पैदा करनी है। एजुकेशन का काम किसी को नौकर बनाना नहीं है, एजुकेशन का काम है इनसाइट देना, और जब इनसाइट पैदा होती है तो अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। और जिस कंट्री में इनसाइट और अंडरस्टैंडिंग का परसेंटेज हाई होगा वो कंट्री सुपर पावर होगी। तो ये सारा सोर्स कहां से शुरू होगा? एजुकेशन से। अब राजू है, कंफ्यूज है लाइफ में, फरहान उनको बनना है कैमरामैन, वो जबरदस्ती इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो रैंचो की जो आइडियोलॉजी है कि क्यूरियोसिटी होना चाहिए, आप इतना पढ़ लिए, मैं तो यूथ को देखता हूं डिप्रेशन का शिकार है। क्यों? आपने 16-17 साल पढ़ाई की और जो आपने पढ़ा है वो आप जीवन में यूज ही नहीं कर पा रहे हो। आप फिजिक्स यूज नहीं कर पा रहे हो, आप केमिस्ट्री यूज नहीं कर पा रहे हो, आप बायो यूज नहीं कर पा रहे हो। अक्सर लड़के मेरे पास आते, पूछते सर हम IAS बन जाएंगे? अरे मैंने कहा यार ये मुझे पता होता तो मैं यहां क्यों आता। लेकिन कुछ फीचर्स होते हैं। मैंने कहा न्यूटन के पहले लॉ का प्रैक्टिकल वो बताओ, प्रैक्टिकल उपयोग बताओ कि प्रैक्टिकली आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। तो डेफिनेशन तो सभी ने सुना दी कि सर बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अरे मैंने कहा प्रैक्टिकल बताओ जो जिंदगी में तुम्हारे काम आए। बोले प्रैक्टिकल? अरे मैंने कहा तुम फाइल लेके गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस, बाबू के सामने फाइल रखी हुई है, बाबू तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा है।
और तुमने जो है 500 की 10 नोट निकाल के फाइल के अंदर रखी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गई, द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। तो जो एजुकेशन हमारे देश में क्या है, एजुकेशन मतलब नौकरी। नौकरी भी क्यों करनी है भैया, तुम्हारी शादी नहीं होगी। मतलब हमें बाहर जाके शादी सिर्फ इसलिए करना पड़ा, घर वालों को बिना बताए, क्योंकि मुझे ये मिथ तोड़नी थी कि नौकरी और शादी का कोई रिलेशन नहीं है। जहां पावर है वहां शादी होगी ही होगी। तो एजुकेशन अगर रिफॉर्म्ड हो जाए इस कंट्री में, और इंसाइटफुल एजुकेशन, भाई न्यूटन इंसाइट थी, गैलीलियो इंसाइट, कबीर स्कूल ही नहीं गए। मतलब फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो कबीर पे एक पूरी डिपार्टमेंट गवर्न करता है कि एक आदमी जो कभी स्कूल नहीं गया वो इतना इंसाइटफुल कैसे हो सकता है। 95% लोग इस दुनिया में द्वंद्व के शिकार हैं, खासकर इंडिया में। डुअलिज्म, ये कर लें बीए कर लें। और कबीर दास जी ने उन्हें उस चीज को इतने प्यार से समझाया है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जहां भी आप दो की तलाश में हैं, आपको परेशान होना ही होना है। तो आप एक चीज को कंफर्म करिए कि जीवन में मुझे ये करना है। इसमें एक सवाल मेरा और है, और आप भी अपने सवाल तैयार रखें, अवध जी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें। ये जो ऑडियंस सामने बैठी है, ये साइबर सिक्योरिटी से डील करती है, और देश में तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ डर का माहौल बना रहता है। तो यहाँ क्या होता है कि कभी भी कोई अटैक हो जाए, कभी भी कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, तो क्या होता है, स्ट्रेस एक बना रहता है। और आप भी उन बच्चों से डील करते हो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, लाखों में से कुछ हजार निकलते हैं। स्ट्रेस सबके बीच में है, एजुकेटेड में भी स्ट्रेस है, अनएजुकेटेड में कम हो सकता होगा भले ही, लेकिन स्ट्रेस बहुत बड़ा है। तो उसका सोल्यूशन आप क्या बताते हो जो अपने स्टूडेंट्स को, और यहाँ क्या बताना चाहते हो? स्ट्रेस की जो मां है, द मदर ऑफ स्ट्रेस, मजदूर को स्ट्रेस नहीं होता, वो परेशान है जिंदगी में, अलग बात है, पर उसको स्ट्रेस नहीं है। उसको बीपी नहीं है, उसको शुगर नहीं है, उसको थायराइड नहीं है, ये सब है ही नहीं उसको। तो फिर स्ट्रेस की मां कौन है? टारगेट। किसी को भी जिंदगी में एक टारगेट दे दो, वो स्ट्रेस में रहेगा। आज आप परिवार में देखो, पहले क्या था, आज से 50 साल पहले आमतौर पर आदमी ही काम पे जाता था, तो वो स्ट्रेस में होता था। घर में जो औरतें होती थी वो मेहनत करती थी और बाकी सारे काम करती थी, और घर का काम बहुत बड़ा काम होता है, वो बहुत छोटा काम नहीं होता। आज क्या है, वुमेन भी वर्किंग है, मेन भी वर्किंग है, और सबके पास टारगेट है। और इस मेन और वुमेन ने क्या किया, अपने बच्चे को टारगेट दे रखा है, तेरे 98% से कम आए तो समझ लेना। मेरी बेटियां देहरादून में पढ़ती हैं, तो अभी दोपहर में मेरी बात हो रही, तो एग्जाम है। मैंने कहा बेटा टारगेट वारगेट कुछ नहीं है, लॉ करना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, और पॉलिटिक्स करनी है इस देश में। 17 साल तक आप अपने बच्चों को फ्री रखें, क्योंकि 17 के बाद जिंदगी अपने आप एक ऐसे फेस में एंटर करने जा रही है जिसका मतलब है चैलेंज। हम सबसे बचपन में कहा गया था कि 10th में अगर 90% आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, 12th में आ जाएंगे ये हो जाएगा, आप IIT क्वालिफाई कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। कुछ हुआ? और चुनौतियां बढ़ती ही चली गई। 17 के बाद जो पहला चैलेंज है वो पेरेंट्स का है कि बेटा नाक मत कटाना, गुप्ता जी का बेटा IIT में चला गया है। 27 पे जो दूसरा चैलेंज लाइफ में आता है वो फ्रेंड्स का, कि यार तुम्हारा वो वर्मा जी का लड़का है ना, हाँ वो JP मॉर्गन में काम करता है। आपके ज्यादातर फ्रेंड्स एस्टैब्लिश हो चुके होते हैं। 37 में जो एक नया चैलेंज एंटर करता है वो है फैमिली का, कि बच्चों को कहां पढ़ाना है, पत्नी की साड़ी और घर वगैरह वगैरह। 47 में जो स्ट्रेस एंटर करता है वो सोसाइटी का, कि यार गुप्ता जी आपकी बेटी MA कर गई और शादी नहीं कर रहे हो। और 57 में स्ट्रेस है कि व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट। ये सारे चैलेंजेस हैं, और हर चैलेंज आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करेगा। हमारा समाज अभी क्या करता है, सबसे ज्यादा शरीर पे ध्यान देता है, चेहरे पे 30,000 रुपए का शैम्पू लगा रहा है, और दिमाग माइनस में चल रहा है, गुटखा खा रहा है। मतलब जो चीज आपको सुपर पावर बना सकती है। जब भी मैं परेशान होता हूं तो एक आदमी जिसकी फोटो मैंने घर में लगा रखी, स्टीफन हॉकिंस, पूरा शरीर खराब है, सिर्फ दिमाग सही है।
अब 4 चीजें ह्यूमन लाइफ में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा हार्ट और एक सोल। सोल पे तो मैं अथॉरिटी नहीं चर्चा करने का, वो बाबा लोग हमारे देश में वो सारा काम करते ही हैं। तो सोल पे अगर आपको कोई बात सुननी है तो बाबा लोग उसके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। कहीं कहीं बाबा लोग भी फंस जाते हैं बोलते बोलते। तो 3 चीजों पे मैं आपसे बात करूंगा, हार्ट और माइंड और बॉडी। माइंड को अगर, बॉडी को अगर आपको स्ट्रांग रखना है, सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट प्राणायाम। लेकिन सिर्फ बॉडी मजबूत होती जाएगी तो आप पहलवान हो जाओगे। मन को अगर आपको मजबूत रखना है तो बहुत सिंपल सी बात है, आप कोशिश करो कि दिन में कम से कम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन ऑफ माइंड इज लाफिंग। आज आप देखो कितने लाफ्टर शोज चल रहे हैं, क्योंकि हर आदमी को हंसना है। आप ट्रैवल करते हो, एक कोई सटायर की बुक रख लो अपने पास, कम से कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा हंसो। जितना आप हंसोगे आप थॉटलेसनेस की फेस में जाओगे। वेन एवर यू लाफ, आप रोते वक्त थॉट कर सकते हो, आप हंसते वक्त थॉट में कभी नहीं हो सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ माइंड। आदमी रोते हुए सोच सकता है, आदमी हंसते हुए कभी सोच ही नहीं सकता। तो वेन एवर यू लाफ यू बिकम थॉटलेस। वेन यू बिकम थॉटलेस योर माइंड गेट्स रेस्ट। अब सबके लिए तो पॉसिबल है नहीं कि आप स्काई डाइविंग कर दो। आज आप देखो भारत में स्ट्रेस के साथ नशा भी बढ़ा है, पर उससे लाफ भी बढ़ जाता है, शाम को लाफ इजी हो जाता है। शाम को मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी तो हो गया सर। वो आप जो लाफ की बात कर रहे हो, तो कैसे लाफ किया जाए? अब लोग तो लाफ के लिए भी नशा ढूंढते हैं। नशा लाफ के लिए नहीं ढूंढते, नशा तो वो सबकॉन्शियस, एक्चुअली सारी परेशानी आती है थॉट से। जितनी परेशानी आती है वो थॉट से आती है। अब आप यहां बैठे हैं, थॉट आ गया कि भूकंप ना आ जाए, बेचैनी शुरू हो जाएगी। दुनिया में थॉट इतनी पावरफुल चीज है, वो आपको खुश कर सकती है, वो आपको दुखी कर सकती है, वो डिप्रेस कर सकती है, वो आपका जान भी ले सकती है। आज जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उसके पीछे कोई और बड़ी वजह नहीं है, सबसे बड़ी वजह है थॉट। अगर आपने किसी थॉट को बहुत गहरे में ले लिया कि मुझसे ये गलती हो गई, अब क्या होगा, तो अब हंसने के लिए भाई आप तो एक तो लाफ्टर शो देख सकते हैं। सबसे प्यारी बात है, एक छोटी सी चीज लोग दुनिया में भूल गए। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, दरबार में विदूषक रखते थे। तो अब हर ऑफिस में विदूषक तो हो नहीं सकता, उसकी सैलरी अलग से देनी पड़ेगी। तो आप एक अच्छा काम ये कर सकते हो, कर भला तो हो भला। आप सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं हंसाने की कोशिश करो। कोई चुटकुला सुना दो, कोई इंसिडेंट सुना दो। भाई अकबर ने बीरबल से कहा, मैं क्लास में इसको करता हूं, हमारी 2.5 घंटे की क्लास होती है। 2.5 घंटे के 40 मिनट के बाद 50% लड़के, कोई छत की तरफ देखेगा, कोई बगल वाले लड़के को उंगली कर देगा। तो मेरे पास 2-3 रास्ते उनको अटेंटिव बनाने का। उसमें से पहला रास्ता है चुटकुला। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, कल रात में मैंने एक सपना देखा कि मैं एक नाले में गिरा हूं, तू भी एक नाले में गिरा है। मैं शहद के नाले में गिरा हूं और तू मैले के नाले में गिरा है, गंदगी के नाले में। बीरबल ने कहा, सरकार कल रात मैंने भी एक सपना देखा सरकार। अकबर ने कहा, तूने कौन सा देखा? उसने कहा, सरकार मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे हैं, मैं आपको चाट रहा हूं। अगर आप सारे लोग सिर्फ खुशी में हिस्सेदार होना चाहते हैं तो आप उस खुशी को, हंसी को आपस में क्यों नहीं जनरेट कर लेते हैं? अब भाई हर आदमी एक जाकिर को तो हायर नहीं करेगा कि भाई डेली एक जाकिर साहब आ रहे हैं, आपको हंसा रहे फिर जा रहे हैं। तो ये काम हम क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेटिव बैकग्राउंड पे कर सकते हैं कि थोड़ा सा माहौल अच्छा हो जाए। और दूसरा चीज जो मेरे पास होती है, इंडिया में ज्यादातर लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं। जैसे मैंने सेक्स शब्द का इस्तेमाल किया, पूरी क्लास अटेंटिव हो जाती है। कहा? अरे मैंने कहा कहीं नहीं, ऐसे ही मैंने कह दिया था। ऑफन कहना पड़ता होगा सर? ये ऑफन पढ़ता ही है, क्योंकि उनकी आदत नहीं है इतनी देर पढ़ने की। खासकर जो किस तरीके से आप वाक्य में प्रयोग करते हो, मतलब क्या? नहीं वाक्य एक्चुअली जो इश्यूज होते हैं,
वो डिपेंड करते हैं उस कंटेम्परेरी जो टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा होता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि चीजों को वहां से रिलेट करूं। जैसे रॉबर्ट क्लाइव है, तो मैंने कहा यार ये आदमी ना, ये शानदार किस्म का आदमी है। अब आप एक छोटी सी बात देखो, अखंडानंद त्रिपाठी इतने बड़े डॉन हैं मिर्जापुर में, आप मतलब आइडियल बन चुके हैं वो यूपी और बिहार के लड़कों का कि हमें अखंडानंद त्रिपाठी बनना है। लेकिन आपको पता है वो एक छोटी सी बीमारी के शिकार है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसको अब मैं अखंडा सिंड्रोम बोलता हूं। उनकी वाइफ को उनसे कहना पड़ता है कि शिलाजीत दिया था आपने खाया नहीं। इतना बड़ा आदमी। तो अगर मैं मेंटल स्टेटस समझाता हूं आदमी का, तो मैं बोलता हूं कि ये जो हमारा दिमाग है सारा प्रोग्रामिंग यही करता है। अब जिसका दिमाग 23 घंटे भाग रहा है विदाउट बीइंग ब्रिडल्ड, आप ये समझो दिमाग एक घोड़ा है, अगर उसमें लगाम नहीं होगी तो आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर देगा। इसलिए भारतीय सभ्यता की जो सबसे बड़ी देन है वो है ध्यान। ध्यान कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके मन रूपी घोड़े को लगाम डालने की प्रक्रिया है कि बेटा मैं जहां कहूंगा वहां भागना है, हर जगह नहीं भागना है। तो ऐसे जब इंस्टेंसेस आते हैं तो मैं उस चीज को इस्तेमाल करता हूं। सर, जो आपके विचार हैं और जिस प्रकार से आप लोगों की नब्ज पकड़ लेते हो, बाबा तो मुझे पता नहीं आप बनना चाहोगे नहीं चाहोगे, पॉलिटिशियन आप बहुत बढ़िया बनोगे, और मुझे लगता है आपने उसके लिए कदम आगे बढ़ा भी दिए हैं। इस बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन में ये देश ने एक शिक्षक को स्वीकार किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन आगे पॉलिटिक्स में आपका क्या प्लान है? नहीं, मेरा प्लान ये है, मुझे तो पॉलिटिक्स मतलब 29 का चुनाव लड़ना ही है। इस बार मैंने कई सारी पार्टियों से कहा भी था, खासकर बीजेपी से भी कहा था, कांग्रेस से भी कहा था। लोग बड़े परेशान थे कि यार तुम दोनों पार्टी से टिकट मांग रहे हो। तो मैंने कहा जब मांगना है तो उसमें क्या डिफरेंशिएशन करना कि एक आदमी से मांगो फिर सबसे मांग लो। तो मैंने कहा मुझे तो पार्लियामेंट में जाना है। खैर जो भी घटना रही, अब इस बार 29 में मैं किसी से नहीं मांगूंगा। और मेरा ये मानना है कि ये देश इसलिए यहां तक पहुंचा क्योंकि इस देश में राम मनोहर लोहिया जैसे पॉलिटिशियन थे, डॉक्टर अंबेडकर जैसे पॉलिटिशियन थे, जेएल नेहरू जैसे पॉलिटिशियन थे। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि द बेस्ट माइंड ऑफ अ कंट्री शुड बी टीचर्स, ऐसे मैं कहता हूं कि द बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री शुड बी पॉलिटिशियंस। तो फिर तो आपको होना चाहिए सर, एक शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए देश की पॉलिटिक्स को। मैं इसीलिए इलेक्शन लड़ना चाहता हूं कि मैं जनता के सामने जाऊंगा, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इनकी बातें करूंगा। अगर मैं हार गया, मेरा कौन सा ठेकेदारी है, मैं कौन सा ठेकेदार हूं कि मेरा ठेका बंद हो जाएगा। मैं तो शिक्षक हूं, अगर मैं हार गया मैं फिर पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर एक बात क्लियर हो जाएगी कि इस देश को ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो हेल्थ की बात करे, एजुकेशन की बात करे, टेक्नोलॉजी की बात करे। और अगर एक दो इलेक्शन ऐसा निकल गया तो फिर बाबा वाला पोस्ट तो क्लियर बचा हुआ है। मतलब गोबर ओवर से तो मैं अच्छा बता ले जाऊंगा कि मतलब जितना मैंने पढ़ रखा है। नहीं, हम खबरें सुन रहे थे कि कैसरगंज से आपको टिकट मिलेगा, बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, तो आपने लिया ही नहीं क्या वो टिकट, अगर मिल भी रहा था तो? नहीं, हाँ, कैसरगंज वाला मैंने लिया नहीं, वो तो मैं ये नहीं कहूंगा मुझे मिला नहीं, पर वो मैंने लिया नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि अभी मेरे हाथ में पेन थी। तो पेन से, जैसे मैं बार बार अपने स्टूडेंटों से कहता हूं, मेरे ऊपर आरोप लगता है कि आप अपने बच्चों को बदमाशी सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं चाहता हूं इस देश का युवा कृष्ण के मॉडल पे चले, क्योंकि यहाँ पे यह कंट्री ऐसी है जहां रेगुलर फॉरेन इन्वेजन हुए हैं। शाकास, कुशान्स, हुन्स, महमूद गजनी, तैमूर लेम, नादिर शाह। तो जिसके घर पे हमले की संभावना ज्यादा होती है उसे पेन के साथ साथ वेपन भी रखना चाहिए। अगर आपको सुदामा मिला तो आप गले लगा लीजिए, लेकिन अगर शिशुपाल मिला है, अगर कोई दुशासन आपके घर में आपकी पत्नी का साड़ी उतारने की कोशिश करे, अब दुशासन कृष्ण के पत्नी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, उसको डेमो मिल चुका है कंस के रूप में और शिशुपाल के रूप में। जिस कंट्री में एक ताकतवर मन और एक ताकतवर शरीर होगी उस कंट्री का भविष्य बहुत अच्छा होगा। कहां से लड़ेंगे चुनाव?
नहीं, मैं तो विशाखापट्टनम से भी लड़ सकता हूँ, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट होता है कि ऐसी जगह से लड़ूं जहां की अच्छी पर्सनालिटीज चुनाव लड़ रही हूं। जैसे मैं अमेठी से मांग रहा था कांग्रेस से, क्योंकि स्मृति जी वहां से लड़ रही थी। हारना भी अच्छे आदमी से चाहिए। अगर वैसे तो मैं हारूंगा नहीं, लेकिन फिर भी बाई द वे हार गया तो सामने वाला ऐसा हो कि मजा आए कि यार इससे हारे थे। सबसे नहीं हारना, चोर बदमाश उचक्के इनसे तो। नहीं, पर पॉलिटिक्स में आने से पहले ही आप विवादों में भी घिर चुके हैं। अगर विवाद मेरा शौक है। वो जब मैं देखता हूं कि यार कुछ चर्चा नहीं हो रही है यार, तो मुझे लगता है कि यार कुछ कांड करना चाहिए। जहां कर्म फेल कर जाते हैं वहां कांड काम आते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर विवाद और पब्लिसिटी का चोली दामन का साथ है, ठीक है सर। आपने आज आप पॉपुलर हैं तो आप दिल्ली की आप जो क्राइसिस हुआ, बड़ी दुर्घटना हुई, 3 बच्चे मरे अंडरग्राउंड बेसमेंट कोचिंग सेंटर में, आप लोग आपके खिलाफ भी बहुत आवाज़ें उठी। एक तरह से क्राइसिस सिचुएशन इसको आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ी अजीब सी दुर्घटना थी। अभी 4 दिन पहले दिल्ली में फिर घटना घटी, वही फरीदाबाद का अंडरपास में 2 बैंक के एम्प्लॉय एसयूवी से जा रहे थे, पानी में उनकी गाड़ी फंस गई और दोनों मर गए। तो वो तो एक मतलब एमसीडी की प्रॉब्लम थी। मुझे टारगेट ना तो मेरी वो कोचिंग थी, ना मेरा उससे कुछ लेना देना था, फिर भी उन्होंने मुझे सामने किया। मुझे समझ में आता था कि आज का जो समय चल रहा है जिसमें आपकी व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो वहां जिसका भी नाम होगा उसको वो टारगेट करेंगे, करना ही करना था। पर मैंने कहा ना कि इनसाइट आपको बहुत काम आती है। तो एक बार आनंद ने बुद्ध से कहा कि जब सिचुएशन बहुत खराब हो तो क्या करना चाहिए, तो बोले यार बताऊंगा किसी दिन। तो एक दिन वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो बीच में नदी पड़ रही थी, तो नदी से घोड़ों का एक कारवां निकला था। तो उन्होंने आनंद से कहा कि जाओ 1 गिलास पानी लेकर आओ वहां से। तो पानी लेने गए तो उन्होंने कहा साहब धूल बहुत है, मिट्टी बहुत है पानी में। कहा कोई बात नहीं। तो फिर 4 घंटे बाद भेजा, तो बोले अभी भी थोड़ी सी मिट्टी बची है। तो फिर शाम को भेजा उन्होंने। तो शाम को जब आनंद गए तो 1 गिलास प्योर वाटर लेकर आए। तो बुद्ध ने पूछा कि ये प्योर कैसे हो गया, तो बोले पानी शांत है। ऐसे जिसका मन शांत है, बाहर कितना भी तूफान उठेगा वो महाभारत में वैसे ही खड़ा रहेगा जैसे श्री कृष्ण खड़े थे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ऑडियंस में कोई क्वेश्चन अवध ओझा जी के लिए? कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज रेज योर हैंड्स। सर ऑडियंस को आपने निरुत्तर कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। बात नहीं है, वो सोच रहे क्या परेशान करें। बड़ी प्यारी ऑडियंस है, मैं आया भी इसीलिए। मतलब देश की इतनी अच्छी ऑडियंस के साथ जब आप बैठते हैं ना, तो आपको एक बड़ा पॉजिटिव सा फील होता है। आप गांव जा रहे, इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखो एक बड़ी प्यारी कॉटरी है। तो सब समझ रहे हैं कि अभी कुछ साइबर से पूछ लूंगा, मास्टर बता नहीं पाएगा, फिर वायरल हो जाएगा तो मास्टर की बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा। नहीं, बहुत बढ़िया सर। आप हमसे एक क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन आई होप आप चुटकुला नहीं सुनाएंगे। ओझा सर नमस्ते, मेरा नाम पुष्कल मिश्रा है जी। आपने द्वंद्व की बात की, आपने ये बताया कि भारत में जो युवा है उसका सबसे बड़ा इशू द्वंद्व है, लेकिन ये द्वंद्व कहीं ना कहीं सब में किसी ना किसी रूप में रहता है। तो क्या कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको भी द्वंद्व के साथ डील करना पड़ता है? अगर ऐसा होता है तो आप उसको किस तरह अप्रोच करते हैं? द्वंद्व का जो जन्म होता है, अब द्वंद्व जैसे स्ट्रेस की मां टारगेट है, ऐसे द्वंद्व की मां है रिस्क। दुनिया में 98% लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। मोदी जी ने लिया, प्राइम मिनिस्टर हो गए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि हर सिद्धार्थ घर से निकलेगा तो बुद्ध बन जाएगा। तो ये जो रिस्क कम लेने के जो फैक्टर हो गया, अब बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो सेफ खेलना चाहते हैं। जैसे हमारे पास ही लड़के आते हैं, कहते हैं सर श्योरिटी है। श्योरिटी किसी चीज की नहीं है इस दुनिया में, मौत को छोड़कर किसी चीज की श्योरिटी नहीं है। वही एक है जो आदमी पैदा होता है तो उससे वादा करती है कि एक दिन आऊंगी, और आती है। तो जिसके भी रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर द्वंद्व नहीं होगा। तो चूंकि आज रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम हो गई है, और वो क्षमता कम इसलिए हुई
क्योंकि इनसाइट कम हो गई है। अब इनसाइट कम होगी तो अंडरस्टैंडिंग कम होगी। अब मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उस तैयारी ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि मेरे लिए इतने सारे डोर खुल गए, टीचिंग का डोर, जर्नलिज्म का डोर, एंटरप्रेन्योरशिप का डोर। तो जो भी रिस्क से घबराएगा उसको द्वंद्व होगा, ये लॉ है। धन्यवाद। एक और क्वेश्चन आपके पीछे। सर, आपने कहा कि बच्चों को टारगेट नहीं देना चाहिए, और इनडायरेक्टली आपने अपनी बच्ची को टारगेट दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है और बाद में पॉलिटिक्स में जाना है। तो हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा प्रगति करे, तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ही टारगेट देता है कि भैया देख, मैं तो 50 लाया, तेरे को 70 लाने हैं। तो वो गलत है या सही है? मैंने अपनी बेटी को वो टारगेट दिया जो इस देश का 99% माँ बाप देता ही नहीं। 99% मेरे फादर थे, वो मुझसे, मैं जब 12th में था 1990 में, तो सब IIT जा रहे थे, सब मेडिकल में जा रहे थे। मेरे फादर मुझसे कहते थे, तू भैया इलेक्शन लड़। मैंने कहा क्यों? बोले तेरे क्लास में कितने लड़के हैं? मैंने कहा 47। बोले कितने इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मैंने कहा कोई नहीं। तो बोले उधर कंपटीशन ही नहीं है। तो वो चीज मैंने अपनी बेटी को बता रखा कि बेटा देख, ये एक ऐसी फील्ड है, यहां कंपटीशन ही नहीं है। अच्छे लोग, आप जैसे लोग आएंगे नहीं, जो अच्छे लोग हैं, जो इस देश का क्लास है, क्रीम। मैंने राम मनोहर लोहिया साहब का नाम लिया, इकोनॉमी से PhD कर रखी थी बर्लिन यूनिवर्सिटी से, और जब वो मरे तो उनके जेब में सिर्फ 13 रुपए थे। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ पॉलिटिशियंस इन इंडिया इन 1950 एंड 60। तो मैंने अपनी बेटी को बड़ा सिंपल सा टारगेट दिया कि बेटा तेरे सामने सिर्फ 1% चैलेंज होगा, लेकिन अगर तू डॉक्टर बनने गई तो 24 लाख लड़के सामने खड़े होंगे। नीट की परीक्षा देते हैं, उसमें भी पेपर लीक हो जाएगा, फिर तू इस कोर्ट से उस कोर्ट भागेगी, फिर तू ये करेगी, परेशान होगी, डिमोरलाइज होगी, और पॉलिटिक्स में पेपर लीक होने का कोई चांस ही नहीं है। और भगवान ने अगर चाहा तो बूथ कैप्चरिंग मैं करा दूंगा। चलिए, इसी के साथ अवध जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपको बधाई देते हैं और आप शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप पॉलिटिक्स में भी जाएं, और एक दिन हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में आपसे यहाँ चर्चा कर रहे हो, और क्या पता प्रधानमंत्री के रूप में। और थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई अवध जी, थैंक यू सो मच।